Hello, friends. I'm Dr. Gaurav Gupta, and on the occasion of World Liver Day, I'm very happy to say we, along with the senior pediatric internship, Dr. Jesal, we are here to discuss today about some liver disease. Just briefly about myself, I'm Dr. Gaurav Gupta. I'm a liver transplant surgeon here at Fortis Hospital, Mulund. I have been trained. I did my transplant training mostly from America, from Pittsburgh, which was actually the hub of the liver transplant. Dr. Thomas Starzl, who is the father of liver transplant, he was kind of instrumental in developing and that program. So I was proud to be trained in the same institute. यहाँ पर we are here at Fortis Hospital, Mulund, and just today we'll be more than happy to answer queries about your queries about the liver disease. I'll hand over to Dr. Jesal. I'm Dr. Jesal Sheth. मैं पीडियाट्रिशियन हूँ और नियोनेटल और पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर के स्पेशलिस्ट हूँ। फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंड में जब भी हम लोग छोटे बच्चों से लेके एडल्ट्स तक के जो भी लिवर के डिजीज मैनेज करते हैं, तो इस लिवर के बीच में भी अलग अलग स्पेशलिस्ट साथ में रह के एक टीम की तरह काम करते हैं। तो आज जो वर्ल्ड लिवर डे है, जिसको हम लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं या ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए सेंसिटाइजेशन अवेयरनेस क्रिएट करने की ट्राई कर रहे हैं, तो उसके साथ हम ये वार्तालाप डॉक्टर गौरव गुप्ता के साथ करेंगे। हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए क्वेरीज है, क्योंकि जो चीज़ें 10 साल पहले मुमकिन नहीं थी, जो चीज़ें 20 साल पहले पॉसिबल नहीं थी इंडिया में, जिसकी ट्रीटमेंट के लिए लोग अब्रोड जाते थे, अब वही सारी स्पेशलिटीज़, उसके डिजीज, उसके इन्वेस्टिगेशंस, उनके ट्रीटमेंट ऑप्शंस, ये सब इंडिया में अवेलेबल है। बहुत ईज के साथ हो रहा है, इतना आसानी से हम कर रहे हैं, और एडल्ट से लेके छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें भी कर रहे हैं। और इसकी वजह ये भी है कि जो टीम ऑफ द डॉक्टर्स है वो साथ में काम करती है। तो आज मैं डॉक्टर गौरव गुप्ता के साथ ये वार्तालाप में बहुत सारी चीजें जानना चाहूंगी और आपको भी बताना चाहूंगी कि हम कैसे करते हैं और कौन सी वजह है जिसके लिए आप हमारे पास आएंगे, हम कैसे इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, अगर उनको सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो किस तरह से सिलेक्शन होता है, प्रोसेस आगे बढ़ता है, उनके चैलेंजेस क्या है, मतलब, और चैलेंजेस हर टाइप के होते हैं। एज ए मेडिकल टीम हमारे पास सर्जिकल चैलेंजेस होते हैं, ट्रीटमेंट के चैलेंजेस होते हैं, हमें इन्फेक्शन कवर करने होते हैं, इम्यूनोसप्रेशन वगैरह अलग अलग सब्जेक्ट को कवर करना होता है। और एज ए फैमिली आपको भी ढेर सारे चैलेंजेस कवर करनी होती है। तो ये चीजें मैं आपको बताना चाहूंगी। डॉक्टर गौरव गुप्ता, मैं सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि जो हम लोग, आप फोर्टिस हॉस्पिटल में पिछले काफी सालों से एज ए लिवर सर्जन, कंसल्टेंट सीनियर लिवर सर्जन जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कौन से टाइप की जो कॉमन डिजीजेस है उनकी वजह से पेशेंट्स आपको अप्रोच करते हैं? क्योंकि बहुत सारी वजह है, पर इसमें आपके हिसाब से कौन सी चीजें कॉमन है जिसके लोग आपको अप्रोच करते हैं? बहुत ही वेरी गुड क्वेश्चन, डॉक्टर जेसल। बेसिकली व्हाट आई टेल यू कि अगर मेरे पास करीब 100 पेशेंट आते हैं जिनका लिवर खराब है, जिनको लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है, तो उसमें से मोटा मोटा आप मान के चलें 25 से 30% पेशेंट होते हैं जिनको लिवर खराब होता है बिकॉज ऑफ अल्कोहलिक लिवर डिजीज। अनदर 30 to 40%, which is actually getting more and more every year, which I'm seeing, is जिसकी वजह से इसका कारण है what is called NASH, NASH. It is a non-alcoholic steatohepatitis. So basically नाम ही इसका एक्सप्लेनेशन है, नॉन अल्कोहलिक मतलब जो पेशेंट ड्रिंक नहीं करता है, स्टेटो मतलब फैट, हेपेटाइटिस मतलब लीवर की सूजन। जो ड्रिंक नहीं करता है लेकिन उसकी लिवर में सूजन आ गई है, इसका कारण हो सकता है डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, हाई कोलेस्ट्रॉल, थायराइड डिजीज। तो ये 5 जो लाइफस्टाइल डिजीज हैं, सो दिस इज नैश। आज के दिन में करीब 30 to 40% पेशेंट इज बिकॉज ऑफ नैश। रेस्ट जो 15 to 20% बचते हैं उसमें सम अनकॉमन डिजीज हो गई, जैसे कि विल्सन्स डिजीज, ऑटोइम्यून डिजीज, कुछ डिजीज जैसे बोलते हैं हम बिलियरी सिरोसिस, ये रेस्ट ऑफ द पेशेंट पॉपुलेशन। सो इसमें मैं जो एक ही चीज बताना चाहूंगा कि नैश जो
आज से 15 साल पहले मैंने ये लिवर की प्रैक्टिस चालू की थी। लिवर जब आई वाज गेटिंग ट्रेनिंग 15 साल पहले, तो हम लोग हार्डली नैश के पेशेंट देखते थे, स्पेशली इन इंडिया। वेस्टर्न कंट्रीज में फिर भी नैश करीब 15-20 साल से देख रहे हैं। इंडिया के अंदर हार्डली हम लोग 5% पेशेंट देखते थे जो कि नैश के होते थे, और आज की प्रैक्टिस में विद इन 10 से 15 साल में इतना चेंज आ गया है कि मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट आई एम सीइंग नैश। अगर आप वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड इज ए रेडियोलॉजिस्ट, तो उसने बताया कि वो किसी भी बीमारी के लिए सोनोग्राफी करता है पेट की, ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा पेशेंट्स का फैटी लिवर होता है, और फैटी लिवर इज द बिगिनिंग ऑफ दिस डिजीज। अच्छा, तो डॉक्टर गौरव, हम वैसे तो आगे बात लेके जाएंगे, लेकिन ये आप बता सकते हैं कि नैश बढ़ने की गुंजाइश क्या है? इज इट रिलेटेड टू अवर लाइफस्टाइल, स्ट्रेस वगैरह सब? क्योंकि ये जो चीजें हैं वो पहले नहीं देखते थे, तो अभी क्यों ज्यादा देखते हैं? और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं जिससे हमको एक्चुअली लिवर डिजीज के जो हम बोलते हैं प्रिवेंशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? सो वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। सो बेसिकली ये एज यू सेड करेक्टली कि नैश इज व्हाट इज कॉल्ड इज अ लाइफस्टाइल डिजीज। सो जैसे कि हम देखते जा रहे हैं कि पेशेंट्स में डायबिटीज का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, हार्ट प्रॉब्लम का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, हाइपरटेंशन का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, और इसके कारण क्या है? इसके कारण सिंपल कि हमारा खाना पीना, कि हम लोग मोर एंड मोर जंक फूड खाते हैं, हमारे खाने की जो हैबिट्स हैं हैज गॉन वेरी बैड। मोर प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जो कि रादर देन की हैविंग जो हम लोग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में फ्रूट्स खाने चाहिए, उसकी जगह हम जो प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। हमारे खाने के टाइमिंग्स, कि हम लोग हैवी खाना खाएंगे ब्रेकफास्ट, उसके बाद काम की वजह से अगले 12 घंटे 14 घंटे तक हम नहीं खा पाते, और फिर रात को लेट रात जब फ्री होते हैं तो एकदम फिर अगेन हैवी मील लेते हैं, और हैवी मील लेने के बाद एकदम सो जाते हैं। सो दीज थिंग्स, स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस बिकॉज ऑफ दिस आवर वर्क प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, फैमिली, व्हाटएवर। सो ये इन सब चीजों का आपस में जुड़ी हुई है ये सब बीमारियां, चाहे वो आप हार्ट डिजीज कह लें, डायबिटीज कह लें, एंड लिवर डिजीज। लिवर डिजीज इस बारे में सबसे आखिरी में आई। हम लोगों को सबको पता है स्ट्रेस से हार्ट डिजीज हो सकती है। आपने देखा होगा इंडियन फिल्म में पिछले 50 साल से देखते आ रहे हैं, किसी को प्रॉब्लम होती है, सामने हार्ट अटैक आ जाता है, किसी को तुमने बैड न्यूज सुनाई। लेकिन ये लिवर एक ऐसा है कि जो काफी निग्लेक्ट हुआ है, बहुत इवन डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने भी बहुत बाद में ये पता चला है कि इन सब चीजों का लिवर पे भी असर आता है, और बहुत खराब असर आता है लिवर पे। एंड यही लाइफस्टाइल डिजीज है जिसकी वजह से नैश होता है। प्रिवेंशन वेरी सिंपल, एज अगेन जैसे बीमारी के कॉज में ही प्रिवेंशन है, जैसे मैंने बताया, ठीक टाइम पे खाना खाना, हेल्दी खाना खाना, जिसमें कि हमारा मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लेस ऑफ प्रोसेस्ड फूड, टाइम पे गुड 8 आवर्स ऑफ स्लीप, सोने से 2 घंटे पहले खाना खाना, 2 घंटे तक अपने को वॉक करना चाहिए। सिंपल थिंग्स, वेरी सिंपल थिंग्स। अगर हम ये अपनी लाइफ में यही सब चीजें हम चेंज करें तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन लिवर डिजीज से बच सकती है। मैं ये भी बताना चाहूंगी कि हम सबको हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन लेना चाहिए। सो जो एडल्ट वैक्सीनेशन शेड्यूल है वो फॉलो करने चाहिए, क्योंकि हेपेटाइटिस बी इज वेरी प्रिवेंटेबल, एंड दैट ये भी एक वन ऑफ द रीजन है कि जो लिवर फेलर कर सकता है, और जिसकी वजह से लिवर ट्रांसप्लांट करने की जरूरत पड़ती है। सो डॉक्टर गौरव, मुझे आप ये बताइए कि जब भी कोई बंदा होता है जो मतलब नॉर्मली जो उनके डॉक्टर्स होते हैं, क्लिनिशियंस होते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स या एडल्ट क्लिनिशियंस होते हैं या हेपेटोलॉजिस्ट होते हैं, वो जो एक बार डायग्नोस करते हैं कि ये बंदा है, उसको ये लिवर की बीमारी है, और वो आपको एसेस करने के लिए भेजते हैं कि इनको लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है क्या, तो क्या जो लोग आपके पास आते हैं आप तुरंत उनको लिवर ट्रांसप्लांट के लिए ऑफर करते हैं, या उसमें कुछ ऐसा रहता है? आप कैसे एसेस करते हैं कि इनको सही में लिवर की जरूरत है, लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी की जरूरत है, कि इनको वेट भी किया जा सकता है? सो बेसिकली जो अगर मेरे पास या किसी भी आई वुड से कि लिवर स्पेशलिस्ट के पास पेशेंट आता है, तो मैं उसको ये बोलता हूँ, मेरे पास बेसिकली 3 मेजर सवाल मेरे सामने और पेशेंट के सामने। पहला, क्या उस पेशेंट को लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है? सो दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। तो इसका सवाल का जवाब है, कैसे पता चलेगा? इसका सवाल का जवाब 2 तरह से पता चलेगा। एक जो हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, एक सब्जेक्टिव।
तो सब्जेक्टिव क्या है कि अगर कोई पेशेंट है जिसको लिवर खराब होने की, लिवर सिरोसिस के साइंस और सिम्टम्स चालू हो गए हैं। साइंस और सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? आंखें पीली, जॉन्डिस, पेट में पानी भरना, साइटिस, पैरों में सूजन आना, पीडर एडीमा, मुंह से खून की उल्टी हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, किडनी प्रेशर आ सकता है, प्लस जो एक मोर कॉमन होता है कि लिवर खराब होने से शरीर में अमोनिया का लेवल बढ़ता है जो कि दिमाग पे असर करता है, जिसको हमारी भाषा में एनसेफेलोपैथी बोलते हैं। तो ये हो गए एक जो हिस्ट्री से और हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से हम सब्जेक्टिव क्राइटेरिया। अगर आप पूछे ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, तो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया 2 ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड MELD, मेल्ड स्कोर। और मेल्ड स्कोर इज एक मैथमेटिकल स्कोर है जो कि आप सब लोग जो अगर ये सुन भी रहे हैं, घर पे बैठे हैं, उसके लिए कैलकुलेट करने के लिए आपको डॉक्टर की डिग्री नहीं चाहिए। इसका एक सिंपल कैलकुलेटर ऑनलाइन अवेलेबल है। आप कभी भी गूगल पर सर्च करेंगे मेल्ड कैलकुलेटर, एक कैलकुलेटर आ जाएगा। उसमें आपको अपने पैरामीटर्स डालने हैं। 3-4 पैरामीटर्स डलते हैं। पहला बिलिरुबिन, सेकंड क्रिएटिनिन जो आपकी किडनी का असर बताता है, तीसरा पैरामीटर INR एक पैरामीटर होता है जिससे पता चलता है कि आपका ब्लड में खून पतला है क्या नहीं है, जो कि लिवर खराब होने से होता है, और चौथा सोडियम। तो ये 4 पैरामीटर डालेंगे तो आपका स्कोर आ जाएगा। अब ये स्कोर 6 से 40 के बीच में हो सकता है। जिसका लिवर बिल्कुल नॉर्मल है उसका स्कोर 6 होगा। 40 का स्कोर का मतलब है कि अगर 40 स्कोर का मतलब है कि आपका लिवर इतना खराब हो चुका है कि अगर उसका ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो 90% लोग 3 महीने से ज्यादा नहीं बच पाते। तो ये एक सिंपल स्कोर है। अगर आपका स्कोर 13 या 14 से ज्यादा है तो आपको ट्रांसप्लांट की जरूरत है। तो ये पहला सवाल का जवाब मिल गया आपको। दूसरा सवाल जो आपने मैडम पूछा कि पहला सवाल मैंने जवाब दिया कि मेरे मरीज को ये पता चल गया कि आपको ट्रांसप्लांट की जरूरत है। सेकंड क्वेश्चन, क्या आप ट्रांसप्लांट के लिए फिट हैं क्या नहीं, ये हो गया सेकंड सवाल। सेकंड सवाल का जवाब देने के लिए आपको पेशेंट का फुल बॉडी चेकअप करना पड़ता है, जिसको हम वर्कअप बोलते हैं। इसके अंदर हमारे पूरे ब्लड टेस्ट आते हैं, हार्ट की टेस्टिंग होती है, लंग्स की टेस्टिंग होती है, हेपेटोलॉजिस्ट देखता है, इंफेक्शियस डिजीज डॉक्टर देखते हैं, एनेस्थेटिस्ट देखते हैं, डाइटिशियन देखते हैं। ये सब लोग देखते हैं और इनके पैरामीटर्स पे डिसाइड किया जाता है कि ये पेशेंट ट्रांसप्लांट जैसे एक बड़े ऑपरेशन को ये सक्सेसफुली झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा इसकी बॉडी। तो ये हो गया दूसरा सवाल। तीसरा सवाल होता है कि इस पेशेंट को ट्रांसप्लांट कैसे किया जाए। तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे, बट मोटा मोटा बता सकते हैं हम कि ट्रांसप्लांट हमारे 2 तरह से होता है, एक कैडेवर होता है, एक लिविंग डोनर होता है। तो ये 3 सवाल मैं कहता हूँ हर पेशेंट के सामने, मेरे जब भी पेशेंट आता है यही सवाल के जवाब अगर हम दे दें तो आई थिंक उसके 90% डाउट पेशेंट के दिमाग से निकल जाता है। बहुत सही कहा डॉक्टर गौरव आपने। तो हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि जब कोई एक पेशेंट होता है जिसको जेन्युइनली लीवर की जरूरत होती है और लीवर ट्रांसप्लांट से ही उनका आयुष्य बढ़ सकता है, उनकी लाइफ है वो प्रोलॉन्ग की जा सकती है और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है, ऐसी कंडीशन में ही ये डिसाइड होता है कि इनको लीवर ट्रांसप्लांट करना चाहिए, जो आपके मेलोर स्कोर में एक्चुअली रिफ्लेक्ट होता है। वैसा स्कोर बच्चों के लिए भी अवेलेबल होता है जिसको पी मेलोर स्कोर बोलते हैं। लेकिन जब भी एक बार पेशेंट या उनकी फैमिली कन्विंस होती है कि हाँ लिवर ट्रांसप्लांट करना है, तो फिर सबसे पहला सवाल आता है कि डोनर कौन है और कहाँ से लिवर को रिसीव किया जाएगा। और उसमें जैसे आपने बताया कि कैडेवरिक और लिविंग, कैडेवरिक जो ट्रांसप्लांटेशन है उसमें हमने सुना है कि थोड़ा सा वेटिंग लिस्ट होता है। लिविंग डोनर में हमेशा एक मन में ये खतरा रहता है कि लीवर देने के बाद में जो लीवर डोनर है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी रहेगी, उनकी कॉम्प्लिकेशंस के चांस क्या आता है, उनको आगे फ्यूचर में होने की क्या गुंजाइश है। काफी बार हम देखते हैं कि फैमिली मेंबर्स में बहुत यंग होते हैं या फिर उनके पेरेंट्स होते हैं या फिर जो बंदा लीवर देने के लिए रेडी है वही अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली होता है। तो बहुत सारे मतलब सोशल इमोशनल जो कंसर्न्स होते हैं वो भी उसमें ऐड होते हैं। तो आप हमें जरा उसमें डिटेल में बताइए। सो बेसिकली आपने जो सवाल है इसका अगर मैं आपको समझाऊं तो इसमें इसके लिए आपको इस 2 चीजें समझनी पड़ेंगी आप सबको कि लीवर की जो बॉडी में खासियत है। सो लीवर की 2 खासियत है जो बॉडी में और कहीं नहीं होती। पहली खासियत कि अपने को हमारे शरीर को
कुदरत ने इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा लीवर दिया है, हमारे को नॉर्मल जीने के लिए सिर्फ 25% लीवर चाहिए। 75% कुदरत ने हमको एक्स्ट्रा लीवर दिया है, जिसकी अपने को नॉर्मली जरूरत नहीं होती जब तक कि हम बीमार ना पड़े। ये पहली खासियत। तो दूसरी एक अगेन खासियत है लीवर की, जो बॉडी में ना किसी ऑर्गन में नहीं है, कि अगर आप एक नॉर्मल लीवर को ले, उसका किसी भी कारणवश, ये नहीं कह रहा मैं डोनेशन, किसी भी कारणवश उसका अगर आधा भाग निकाल दिया जाए, चाहे उसके अंदर कोई गांठ है या किसी और भी कारणवश, तो जो बचा हुआ लीवर है वो बहुत तेजी से ग्रो करता है। इतनी तेजी से ग्रो करता है कि विद इन 6 वीक्स वो ऑलमोस्ट 90% तक ग्रो करता है, और ऑलमोस्ट 3 महीने के अंदर जहां से हम चालू हुए थे वहां तक पहुंच जाता है। सो ये 2 क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से हम लोग लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट संभव हो पाया है। सो लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि हम जनरली मोटा मोटा 18 साल से 55 साल तक के फैमिली मेंबर्स जिनका ब्लड ग्रुप मैचिंग होता है, उनका हम टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग में ब्लड टेस्ट करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, बाकी टेस्ट करते हैं, और अगर वो फिट पाया जाता है तो उसको लिविंग डोनर के लिए एक्सेप्ट किया जाता है। लिविंग डोनर का जनरली, जैसे मैंने बताया, कि वापस से लिवर ग्रो करता है। तो आप सोचिए कि आपका जितना, जैसे जहां पे आप शुरू हुए थे, आप 6 हफ्ते में वहीं पे खड़े हैं, आपका लिवर वापस से ग्रो करके आया है, तो कोई कमजोरी का या फिर किसी चीज की आपके अंदर शरीर में कि आप नहीं कुछ कर पाएंगे, वो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आपने जहां से शुरू हुए थे वहां पे आप वहीं खड़े हैं। मोटा मोटा लिविंग डोनर का पेशेंट को करीब ऑपरेशन के बाद 5 से 7 दिन में छुट्टी कर दी जाती है। करीब 1 से 2 हफ्ते को बाद वो अपने काम पे वापस जा सकते हैं। काम पे जाने का मतलब है वापस गो बैक टू वर्क एनी सेंस, कि ट्रेवल कर सकते हैं। हमारे ऐसे पेशेंट्स हैं कि जो इंटरनेशनल पेशेंट जो आया है, डोनेट किया है, और विद इन 2 वीक्स दे हैव फ्लोन बैक टू देयर ओन कंट्री विद इन 2 वीक्स ऑफ ऑपरेशन। सो मैं आपको एक और बताता हूँ। हमारे यहाँ पे पास के एक पेशेंट है जिसने अपनी मासी को डोनेट किया। उसकी उम्र थी 18 साल 2 महीना। आई थिंक मैंने इससे कम नहीं कभी किसी डोनर, क्योंकि 18 साल से पहले आप कर ही नहीं सकते लीगली, और वो 2 महीने भी वो पेशेंट 18 साल की नहीं थी, तब से था कि मुझे अपनी मासी को बचाना है, तब से हमने उसका वर्कअप किया। कहा लेकिन हम लीगल नहीं कर सकते जब तुम 18 साल की थे। बाद में उसकी शादी हुई, उसके बच्चे हैं। सो शी इज लिविंग ए टोटली नॉर्मल लाइफ। एंड आई टेल यू वन मोर जो एग्जाम्पल, जो कि अगेन ये तब की बात है, जब काफी पुरानी बात है, जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था, तो उसने लिवर डोनर है डोनेट किया। विद इन 1 ईयर वो मानसरोवर की यात्रा किया। अब आप सोचिए, मानसरोवर की यात्रा के लिए काफी लोग, हम नॉर्मल लोग भी अनफिट डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, बिकॉज ये बहुत कठिन यात्रा मानी जाती है। विद इन 1 साल में उसने मानसरोवर की यात्रा किया। सो ये जो धारणा है कि हम हमारा भाग दे देंगे, लिवर का भाग दे दें तो हम कमजोर हो जाएंगे, या फिर अगर कोई फीमेल है तो बाद में आगे फैमिली बढ़ाने में तकलीफ होगी, तो ये गलत धारणा है। हम लोग पूरा प्रिकॉशन लेके, सारे टेस्ट करके तभी किसी डोनर को बोलते हैं कि आप डोनेट कर सकते हो, और वो डोनर वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकते हैं। डॉक्टर गौरव और हमने फोर्टिस पीडियाट्रिक टीम ने बच्चों में, छोटे बच्चों में भी लिवर ट्रांसप्लांट किए हैं। छोटे बच्चों में लिवर ट्रांसप्लांट करने में थोड़ी सी चैलेंजेस ज़्यादा होती है, क्योंकि ये भी वजह होती है कि काफ़ी सारे बच्चों को ऐसे कोई बीमारियां होती है, मतलब कि एक्यूट जो कंडीशंस है जिसमें लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़े, जिसको हम बोलते हैं फल्मिनेंट हेपेटिक फेलियर। मोस्टली वो हेपेटाइटिस ए या बी या सी से होता है, और अभी तो ए और बी का वैक्सीनेशन का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। तो जो हम 10-15 साल पहले ये हेपेटाइटिस ए या बी की वजह से देखते थे, नहीं देखते हैं। लेकिन जो बाकी सब वजह होती है वो ज़्यादा जेनेटिक होती है, और क्रोनिक लिवर फेल होता है, जैसे विल्सन्स डिजीज है, कुछ इनबॉर्न ऑफ मेटाबॉलिज्म से, जहाँ पे मतलब कि सिर्फ इतना नहीं होता है कि लिवर फेल होता है, बट लिवर कुछ समय से खराब होने की वजह से बच्चों का जो न्यूट्रिशन है वो भी, न्यूट्रिशन का लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है। और सक्सेसफुल सर्जरी के लिए एक अच्छा न्यूट्रिशन ऑन बोर्ड होना हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे भी कुछ सिचुएशंस हमने यहाँ पे देखी है, जहाँ पे हमने थोड़े दिन बच्चों को एडमिट किया है, उनके पेरेंट्स को गाइड किया है, अच्छे डाइट चार्ट्स दिए हैं। और बच्चों में ये भी जरूरी होता है कि खाली प्रिस्क्रिप्शन दे के ना छोड़ दे, क्योंकि बच्चों के मूड स्विंग्स होते हैं, अपने प्रेफरेंसेस होते हैं। तो पेरेंट्स के साथ हाथ में हाथ मिला के, टीम बना के उनको इतना अच्छा से अच्छा न्यूट्रिशन लेवल बिल्डअप करना, इन्फेक्शन फ्री करना, और प्री सर्जरी
जितने भी पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस है वो सबको ऑप्टिमाइज करके बेस्ट पॉसिबल वे में, बेस्ट पॉसिबल डे में वो सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हमने सर्जरी करने की कोशिश की है और उसके अच्छे आउटकम्स आए हैं। बहुत सारे बच्चे या जो एडल्ट्स होते हैं और जो भी सॉलिड ऑर्गन लिवर रेसिपिएंट्स होते हैं उनको कुछ ऑप्शनल वैक्सीन होती है वो भी लगाई जाती है ताकि वो जब उनको लिवर ट्रांसप्लांट हो उसके बाद जो वो इम्यूनो सप्रेशंस पे रहते हैं ताकि उनका बॉडी नए लिवर के साथ जल्दी से जल्दी एडजस्ट हो जाए, उसकी वजह से कुछ इन्फेक्शंस होने के चांसेस रहते हैं। तो वो सब का हम ये कोशिश भी करते हैं कि उनको पहले वैक्सीनेट कर दे। कभी कभी हम पूरी फैमिली को भी वैक्सीनेट करना चाहते हैं क्योंकि अगर पूरी फैमिली मेंबर्स से वो उनमें से कोई बीमार नहीं पड़ता है तो वो इन्फेक्शन घर में नहीं आता है। सो ये सब चीजें हम हमेशा डिस्कस करते हैं। डॉक्टर गौरव, आप हमें ये बताइए कि अगर ऐसे कोई छोटे बच्चों को हमने जो लिवर ट्रांसप्लांट किया है यहाँ पे तो वो किस टाइप की चैलेंजेस हुई हैं, और ये बच्चों में लिवर ट्रांसप्लांट करना ज्यादा इजी है एडल्ट से या फिर ज्यादा डिफिकल्ट है, या फिर मतलब इट डजंट मैटर क्योंकि रिस्क जब भी कोई हम देखते हैं तो किस तरह से उसको ऑप्टिमाइज करके आगे चलते हैं? मैं इस सवाल का जवाब देता हूँ उसके बाद एक्चुअली सो बेसिकली अगर हम रिस्क की बात करें तो देखिए रिस्क अगर बच्चे की बात करें तो काफ़ी कुछ इस पर डिपेंड करता है कि बच्चे की ऑप्टिमाइजेशन कैसे की है। इस सवाल के जवाब देने के बाद मैं डॉक्टर जैसे से वही पूछना चाहूँगा कि कैसे बच्चे को आप ऑप्टिमाइज करके, अगर एक अच्छा ऑप्टिमाइज किया हुआ बच्चा हमको मिलता है एज ए सर्जन जिसमें बहुत बहुत मेजर रोल एक पीडियाट्रिशियन इंटेंसिविस्ट का होता है, कि अगर अच्छा ऑप्टिमाइज किया हुआ बच्चा मिलता है उसको हम ऑपरेशन थिएटर लेके जाते हैं तो रिजल्ट अच्छे आते हैं। तो वो बच्चा ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही बेहोशी से बाहर आता है, आईसीयू केयर उसका इजी होता है और डिस्चार्ज इजी होता है। तो जैसे हमने शुरुआत किया था कि लिवर ट्रांसप्लांट में सिर्फ एक सर्जन, एक एनेस्थेटिस्ट कुछ नहीं कर सकता, एक हॉस्पिटल कुछ नहीं कर सकता, ये एक टीम एफर्ट है। इसमें पूरी कम से कम 25 से 30 लोगों की टीम, जिसके अंदर इवन डाइटिशियन, हमारे फिजियोथेरेपी, हमारी लैब्स, रेडियोलॉजी, हर किसी का बराबर का रोल है। मेडिकल पीपल, सर्जिकल पीपल, सबका बराबर का रोल है। अगर एक भी इस कड़ी में कहीं भी कोई कड़ी वीक लिंक है तो हम उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। जब सब इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, बच्चे की पेरेंट्स सब लोग इकट्ठे मिलकर एज ए फैमिली, एज ए ग्रुप काम करते हैं, तो हमको हमेशा हैप्पी एंडिंग मिलती है। तो फॉर हैप्पी एंडिंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क एज ए टीम. So the results or difficulty, it doesn't matter if we work as a team. So these things doesn't matter. पेशेंट सिक भी आएगा, कुछ पेशेंट ज्यादा कंडीशन खराब होती है, किसका लिवर ज्यादा डैमेज होता है, किसी का कम डैमेज होता है, किसी की न्यूट्रिशन कम होता है, किसी का न्यूट्रिशन और बुरा होता है. All these things can be managed if we work as a team. To reply to the specific question about the pediatric, pediatric के अंदर जो थोड़ी एक डिफिकल्टी होती है उसमें आई वुड से कि मोर देन दी सर्जन्स जो डिफिकल्टी फेस करते हैं दैट इज बाय द एनेस्थेटिस्ट एंड द इंटेंसिविस्ट. बिकॉज फॉर मी एज ए सर्जन मेरा काम है लिवर को निकाल के लिवर को जोड़ना. सो दैट इट्स लिटिल डेफिनेटली इफ इट्स ए पीडियाट्रिक स्मॉल वेसल्स होती हैं, 1 मिलीमीटर की वेसल्स होती हैं, वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ द ब्लड. हमारे बॉडी में, एक अडल्ट बॉडी में करीब 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, बच्चे के अंदर हार्डली 1 लीटर ब्लड होता है. सो डेफिनेटली इट मेक्स लिटिल चैलेंजिंग, बट आई वुड से कि फॉर ए पीडियाट्रिक सक्सेसफुल और हैप्पी ending of a pediatric transplant, lot of effort or lot of I would say the credit should go to the pediatric intensivist and the anesthetist. So I would like to ask Dr. Jaisal कि आप बताइए कि जैसे हम बात कर रहे थे कि एक बच्चे को अच्छा ऑप्टिमाइज करना, तो क्या डिफिकल्टी आप फेस करते हैं in terms of social और इवन इकोनॉमिकल, इमोशनल, कि कोई एक बच्चा जो लिवर फेलियर के लिए आता है जिसकी उम्र 6 महीना है, 5 महीना है, 8 महीना है, जिसका बिलिरुबिन 20-22 पहुंचा हुआ है, जो बहुत कमजोर है. सो आप क्या डिफिकल्टी फेस करते हैं उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए और पेरेंट्स को एज ए पार्ट ऑफ टीम करने के लिए क्या डिफिकल्टी फेस करते हैं, उसको कैसे आप चैलेंज को दूर करते हैं?
सो अल्टीमेटली इट इज अ टीम वर्क, बट येस जब भी कोई बच्चे बीमार होते हैं और जब एडल्ट्स बीमार होते हैं तो जो बच्चों की बीमारी की वजह से पेरेंट्स का और फैमिली का जो एंग्जाइटी लेवल होता है बहुत ज्यादा होता है। तो जब भी हम कोई भी बच्चा ऐसा बीमार देखते हैं तो ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू फील सैड जस्ट लाइक देयर फैमिली, बट हमें कोशिश करते हैं कि उनके साथ पार्टनरशिप बनाए। हम सिर्फ बच्चों को सपोर्ट नहीं करते, हम फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो मोटिवेट रहते हैं, उनको बहुत लंबा आगे जाना है। क्योंकि हमारा काम जो होता है वो सर्जरी के लिए बच्चों को ऑप्टिमाइज करना और अच्छे से इमीडिएट सर्जिकल रिजल्ट देना वो हमारे हाथ में होता है, लेकिन वह बच्चे का हाथ पकड़ के उसको आगे लेके जाने का द रेस्ट ऑफ द लाइफ वो पेरेंट्स में होता है। सो हम अक्सर ये कोशिश करते हैं सबसे पहले साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द पेरेंट्स की, कि वो डिनायर से बाहर आए, वो एक्सेप्ट करे कि दिस इज डन एंड दिस इज द ऑप्शन, एंड वी try to talk to them, allow them to vent out and tell them कि now how do we move on in the best possible way। जो भी पेरेंट्स होते हैं अगर वो हमारे साथ बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हेल्प करते हैं तो बहुत मतलब बिगिनिंग बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि हमें छोटी छोटी चीजें ऑप्टिमाइज करनी है। अभी जैसे बच्चे जो भी बीमार बच्चे होते हैं उनको बार बार सैंपलिंग लगता है, उनके ब्लड टेस्ट होते हैं, तो अगर वो जो मेजर लिवर सर्जरी है उनसे ना डरे लेकिन छोटे छोटे नीडल प्रिक्स से अगर डर जाए तो वो उससे कैसा है कि थोड़े बच्चे घबराते हैं तो एंग्जाइटी लेवल, स्ट्रेस लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो हम ये एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। बच्चों को अगर प्रिक्स लगते हैं या आईवीज डालने पड़ते हैं तो हम लोकल पेन किलर यूज करते हैं ताकि उनको कम पेन हो या ना हो, कंफर्टेबल रखे। न्यूट्रिशन इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, क्योंकि बच्चों को मोटिवेट करके उनको अच्छा न्यूट्रिशन देना वो बहुत जरूरी होता है। हमारे साथ डायटिशियंस रहते हैं जो लिवर स्पेशलिस्ट डायटिशियंस होते हैं, जिसके साथ हम डिसाइड करते हैं कि बच्चों को कितनी कैलोरीज जानी चाहिए, कितना प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट होना चाहिए उसकी डिजीज के हिसाब से, और फिर हम एंश्योर करते हैं कि वो उनको मिले। अगर वो बच्चे नहीं ले पाते हैं या उनको वॉमिटिंग या लिवर की वजह से कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर हम लोग उनको एक ट्यूब डालते हैं नोज से जो डायरेक्टली स्टमक में जाती है और उसके थ्रू कैलोरीज डालने की कोशिश करते हैं ताकि वो जितना सर्जरी से पहले रिकवर हो जाए। जैसे मैंने पहले बताया कि उनको सब ऑप्शनल वैक्सीन, अगर लिवर ट्रांसप्लांट को थोड़े दिन डिले कर पाते तो जो भी वैक्सीन उनके इनकम्प्लीट होते हैं या नहीं मिले होते हैं या जो ऑप्शनल होते हैं वो भी सब उनको देने का प्रयत्न करते हैं। लिवर फेलर में जो हम कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं जैसे पानी बहुत बढ़ जाना, न्यूट्रिशन का लेवल कम होना, एल्ब्यूमिन कम होना, तो ये सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए उनको करेक्शंस करते हैं ताकि वो सर्जरी के लिए ऑप्टिमाइज हो जाए। और इंट्रा ऑपरेटिवली भी जो भी एनेस्थेटिस्ट होते हैं वो लिवर के स्पेशल होते हैं, उनको पता होता है कि इतने छोटे बच्चों को कैसे हैंडल करना है। डॉक्टर गौरव ने बहुत काइंडली बोला हुआ है, बट इट्स वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्जरीज एंड मतलब 6 से 8 घंटे सर्जरीज चलती है। कभी हम ये भी वंडर करते हैं कि हाउ सर्जन्स कैन ऑपरेट 6 to 8 आवर्स नॉन स्टॉप, और वो ऑपरेट करते हैं बहुत छोटे छोटे वेसल्स को, फाइन ट्यूनिंग, फाइन सुचरिंग करते हैं। और उसके साथ में जो अच्छे एनेस्थेटिस्ट होते हैं उनका अगर अच्छा एनेस्थेशिया कंट्रोल रहा तो बच्चे जल्दी से जल्दी एनेस्थेशिया से बाहर आते हैं और वहां से हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर गौरव, सब लोगों को ये जानना है कि जब हम लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं बड़ों में या छोटे बच्चों में तो उनकी लाइफ स्पैन कितनी रहती है? क्या वो मतलब वो परमानेंटली उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, उनको पूरी जिंदगी मेडिसिन लेनी पड़ती है? वो जो एक रूटीन छोटा बच्चा जो बड़ा होता है या एडल्ट होता है जो शादी करता है, बच्चे बड़े होते हैं, अपने ऑफिस एम्बिशन सब अचीव करता है, तो जो लिवर ट्रांसप्लांट के रेसिपिएंट होते हैं छोटे से बड़े, उनका लाइफ स्पैन और क्वालिटी ऑफ द लाइफ कैसा रहता है और उनके साथ उनकी फैमिली का क्वालिटी ऑफ द लाइफ कैसा रहता है? अगेन दिस इज बोलना चाहूँगा कि ये भी थोड़ा सा मिथ या फिर आई वुड से मिसकंसेप्शन है, इवन पब्लिक नहीं, आई वुड से इवन सम ऑफ द मेडिकल कम्युनिटी आल्सो, कि ट्रांसप्लांट के बाद आपको एक ऐसे इन्फेक्शन से बचने के लिए बंद कमरे में रहना पड़ेगा, हमेशा मास्क गाउन पहन के रहना पड़ेगा। तो नहीं, तो मैं सब पेशेंट्स को मेरा एक ही मैसेज होता है कि हम आपका ट्रांसप्लांट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप एक नॉर्मल प्रोडक्टिव लाइफ जी सकें, ना कि ऐसा कि डर के एक कमरे में बंद रह के करें। तो ट्रांसप्लांट के बाद यस, हाँ, आपको लाइफ लॉन्ग दवाई लेनी पड़ती है अपनी इम्यूनिटी को कम करने के लिए, जिसको हम इम्यूनोसप्रेशन बोलते हैं। उसका लेवल जो क्या है हर ट्रांसप्लांट में लेनी पड़ती है, आपका हार्ट हो, लिवर हो, किडनी हो। गुड थिंग अबाउट लिवर इज कि लिवर में वो दवाई का लेवल सबसे कम भी रखें तो लिवर काम करता है। तो इसलिए जो इन्फेक्शन का जो मेन डर होता है वो जनरली पहले 3 महीने के लिए होता है। पहले 3 महीने अगर हमने पेशेंट्स की अच्छे से केयर किया
कि मास्क पहनना, जस्ट हाथ धोना, सिंपल थिंग्स। तो ऐसा नहीं है कि कमरे में बंद रहना, बाहर जा सकते हो, घूम सकते हो, जस्ट अवॉइड द क्राउडेड प्लेसेस। तो जनरली ऐसे पेशेंट्स को आफ्टर 3 months जनरली ट्रांसप्लांट के बाद आपको लिवर तकलीफ मिली है, ट्रांसप्लांटेड लिवर। जनरली वो लिवर, अगर आप पेशेंट ठीक से दवाई ले रहा है, प्रॉपर टाइम पे अपना हेल्थ चेकअप करा रहा है, तो जनरली लाइफ लॉन्ग दैट लिवर विल बी फाइन फॉर। नाउ कुछ बीमारियां हैं जो कि वापस आ सकती हैं, जैसे हमने शुरू में बात किया नैश। आप समझिए नैश ट्रांसप्लांट डायबिटीज या ब्लड प्रेशर का इलाज नहीं है। डायबिटीज ब्लड प्रेशर तो आपके शरीर में रहेगा, उसकी वजह से लिवर खराब हो गया है, उसका इलाज है। अगर किसी आदमी को आजकल हम देखते हैं 40 साल में नैश हो जाता है, 40 साल में जिसका नैश हुआ, अगर वो बाद में ट्रांसप्लांट के बाद भी अगर वो बराबर से जो उसको बोला वो फॉलो नहीं कर रहा डाइट प्लान, वापस से अपना खाने पीने पे कंट्रोल नहीं कर रहा, तो वापस से 10-15 साल में वापस उसका लिवर, नया लिवर भी फैटी हो सकता है, वापस से लिवर खराब हो सकता है। उसके अंदर लिवर की तो कोई गलती नहीं है। अगर पेशेंट, अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो आपका चाहे ओरिजिनल लिवर हो, ट्रांसप्लांटेड लिवर खराब हो जाएगा। तो थिंग्स लाइक दैट, बट जनरली दे हैव ए नॉर्मल लाइफ। अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों भी अगेन सेम थिंग विद वो बच्चे बाद में नॉर्मल एक बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाते हैं, बाकी बच्चों की तरह खेल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनको बाकी बच्चों के साथ खेलने में इन्फेक्शन होगा, नहीं। माइल्ड रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रहता है, माइल्ड रिस्क, बट ऐसा नहीं है कि हम उनको बाकी बच्चों से दूर रखते हैं या फिर उनको अलग नॉर्मल स्कूल जा सकते हैं, नॉर्मल बस से जाएंगे, बच्चों के साथ प्ले करेंगे, बड़े होंगे, कॉलेज जाएंगे, दे लिव ए नॉर्मल लाइफ। नाउ अगर आप पूछेंगे सर्वाइवल, सो देखिए एक बात समझिए कि लिवर ट्रांसप्लांट जो फील्ड है ये बहुत पुराना फील्ड नहीं है, इट्स ए रिलेटिवली न्यू फील्ड। इट इज डेवलप्ड इन लास्ट 30 से 40 साल में। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अभी अगर किसी 6 महीने का बच्चे का ट्रांसप्लांट हुआ, उसके सामने 70 साल की लाइफ, तो वी डोंट हैव दैट मच डाटा, लेकिन जनरली 20 साल 25 साल का डाटा है, एंड ऐसे बच्चे तक उनका लिवर को कोई तकलीफ नहीं होती। एंड आई एम होपिंग कि अगर नहीं होती, अगर ठीक से लेंगे तो सेम चीज विल गो फर्दर एंड दे लिव ए नॉर्मल लाइफ। डॉक्टर जेसल, जस्ट 1-2 क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो एक आपने एक बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था 6 महीने के बच्चे को जैसे हमने ट्यूब डालनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है एक हमारी ऑडियंस से कि हाउ, आपने इसका काफी अच्छा जवाब दिया है, कभी ट्यूब डालनी पड़ सकती है, हमको उसको प्रोटीन देना पड़ सकता है, बट हमारी एक ऑडियंस पूछना चाहता है हाउ टू ऑप्टिमाइज ए 6-month-old biliary atresia baby about the diet chart. So what could be the diet chart? Although आपने थोड़ा एक्सप्लेन किया है, but I think थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करेंगे तो हेल्प होगा हमारे ऑडियंस को। So basically डाइट चार्ट जो बच्चों को एसेस करके वो कंडीशन के हिसाब से देते हैं, और एक बार डाइट चार्ट सिर्फ देख के नहीं बैठ सकते हैं, फिर हमको देखना है कि जितना हम कैलोरीज दे रहे हैं, जितना बॉम्बार्ड कर रहे हैं कैलोरीज को, उतना बच्चा उसका बॉडी है वो मेटाबोलाइज कर रहा है। बट ये जरूर मैं आपको कहना चाहूंगी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, खास करके जो टोडलर्स होते हैं, वो नॉन कोऑपरेटिव होते हैं, क्योंकि जो बड़े बच्चे होते हैं 6, 7, 8 ईयर्स के होते हैं, उससे भी बड़े होते हैं, उनसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं और कोऑपरेशन की उम्मीद की जाती है। जितने टोडलर्स होते हैं उनसे कोऑपरेशन एक्सपेक्ट करना इट्स नॉट एक्चुअली प्रैक्टिकल। सो बहुत लो थ्रेशोल्ड होता है हमारा, एक नली डाल के जिसको हम बोलते हैं नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, वो ट्यूब डाल के उनसे ट्यूब फीडिंग चालू करना। और दूसरा है कि रोल ऑफ द आयुर्वेदिक मेडिसिन इन द लिवर डिसीज, ये हम आपको नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट नहीं, हम एलोपैथी डॉक्टर्स है। तो इसके साथ मैं यही बोलना चाहूंगी कि एक आज के दिन का जो हमारा आज आप सबसे कनेक्ट करने का जो मेन इरादा है वो वही है कि हम आपसे मिले और हमसे ये बताए कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जब आपके घर के कोई परिवार के आपके स्वजन या फिर आपके फ्रेंड फैमिली मेंबर्स या फिर आपके कोई मतलब ऑफिस के वर्कर्स या नेबरहुड जो भी, अगर किसी को लिवर रिलेटेड कुछ क्वेरीज है या लिवर ट्रांसप्लांट करने की नौबत आती है, तो एटलीस्ट आप आके बात कर सकते हैं, आप एसेस कर सकते हैं, और वी आर वेरी ओपन टू डिस्कस विथ यू, क्योंकि ये आपकी लाइफ है और हमारा काम है आपको एक्सप्लेन करना। सो यू नो, एंड वी ऑलवेज बिलीव एज ए फोर्टिस टीम, वी ऑलवेज बिलीव इन हैविंग द रेपो एंड पार्टनरशिप विथ यू, क्योंकि आपकी पार्टनरशिप होती है, हमारा काम
जो हमारा काम है वो बड़ा क्रूशियल है, वो बड़ा क्रिटिकल है, टाइमली होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए जो हम करते हैं, बट उनके साथ मोरल्स अच्छे रहे, आपका कॉम्प्लायंस अच्छा रहे, तो वही रिजल्ट, वही जो सर्जरीज होती है उसके जो इमीडिएट और लॉन्ग टर्म रिजल्ट होते हैं उसमें मेरे हिसाब से काफी सारा फर्क पड़ता है। तो जो कभी भी ऐसी लाइफ में जरूरत होती है तो आप घबराइए नहीं, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी आपको डॉक्टर्स पसंद है उनके साथ आप कनेक्ट कीजिए, अपने ऑप्शंस डिस्कस कीजिए। सिर्फ ये इमेजिनरी फियर नहीं रखिए कि अरे ये करना ही नहीं, दिस एंड ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत यंग लोग होते हैं, सिर्फ लिवर के लिए नहीं, दूसरे ऑर्गन्स के लिए, कि वो दे आर एलिजिबल फॉर द ट्रांसप्लांट, और वो ट्रांसप्लांट करने के लिए उनके पास फिजिबिलिटी भी है, पर उनके पास शायद उतना नॉलेज या सेंसिटाइजेशन नहीं है कि ऑप्शन को कंसिडर करे, उसके लिए बात करे, डिस्कस करे, रिस्क बेनिफिट देखे और फिर अपना एक माइंड बना ले। सिर्फ ऑप्शन नहीं है करके वो आगे कभी वो एरिया में देखते ही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। हम भी बाकी के वर्ल्ड की तरह बहुत सारे मेडिकल एडवांसेस जो है उसमें बहुत अच्छे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। अब हम रूटीन में ये काम करते हैं, ईज के साथ करते हैं, टीम भी अपनी जगह पे बन रही है, जिसकी वजह से आउटकम्स आर फार मोर बेटर देन बिफोर। तो आप जरूर हमसे कनेक्ट कीजिए, और अगर आपके कोई भी सवाल है तो प्लीज यू राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, एंड इफ वी विल सी सम क्वेश्चंस लेटर आल्सो विल ट्राई टू आंसर देम। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर गौरव गुप्ता टू जॉइन अस टुडे। इट्स अ वेरी स्पेशल डे फॉर यू, और हम विश करते हैं कि आप सब अपने लिवर का ध्यान रखिए, अपने आप को वैक्सीनेट कीजिए ताकि आपको ऐसे ऑप्शंस की जरूरत ना पड़े। अगर जरूरत पड़े तो ना घबराइए, बट जरूरत ना पड़े ऐसा कीजिए। और अगर आपको फैटी लिवर कम करना है तो वी ऑल हैव टू चेंज अवर लाइफस्टाइल, और वो लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं पे हम ज्यादा बैठते हैं और जो भी जंक खाते हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कुछ ना करें क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं है, बट हर चीज को एक पोर्शन में करते हैं और उसमें एक्सरसाइज ऐड करते हैं, तो जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसके जो डिसएडवांटेजेस है वो कम हो जाएंगे, जिसमें लिवर डिसीज इंसिडेंस भी कम हो जाएगा, और जो नाश का इंसिडेंस है वापस हम पुराने कम इंसिडेंस वाले टाइम पे जा सकते हैं। विद दैट, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर गौरव एंड एवरी वन ऑफ यू टू जॉइन अस टुडे। I think, okay. So one more question. 6-month-old baby does not have enough immunization, so is it risky for baby to go for liver transplant within 2 months? अच्छा, ये जिन्होंने ने भी ये सवाल पूछा है, वो प्रोबेबली वो डॉक्टर है, क्योंकि ये सवाल डॉक्टर से पूछते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि there are standard guidelines for the solid organ recipient vaccination. So अगर 2 months का टाइम है तो yes, we follow basically that criteria, क्योंकि उसमें बहुत क्लियरली बताया जाता है कि कौन सी वैक्सीन पहले देनी चाहिए, कौन सी वैक्सीन बाद में भी दे सकते हैं और कितने टाइम के बाद दे सकते हैं। So we all follow what it is called as Indian Academy of Pediatrics, उनके भी गाइडलाइंस है, और उनके अलावा के भी जो है वर्ल्ड की गाइडलाइंस है which we call as solid organ recipient। तो अगर आप खुद भी चाहे तो देख सकते हैं, और अगर आपके पास मेरा नंबर है तो प्लीज कनेक्ट टू मी, आई विल फॉरवर्ड यू द प्रोटोकॉल फॉर द वैक्सीनेशन इन दिस स्मॉल इन्फेंट ट्रांसप्लांट, कि क्या क्या और वैक्सीनेशन कर सकते हैं। Okay, I think that's the all question we saw in the chat box. So again, thank you, Dr. Jaisal, for joining us, and as ma'am has given us this. So again, मेरा World Liver Day पे आप सब अपने friends and all the audience को यही message रहेगा कि take care of your liver. Liver is a very very important organ, and eat healthy, do exercise, and keep your liver healthy. Thank you.